हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की नई वीडियो में। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी लोअर पीसीएस, यूपी आरओ, बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी पुलिस, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। कथन सेकंड है, प्रस्तावना में दिए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्शों को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। कथन थर्ड है, बेरूवारी यूनियन मामले जो कि 1960 में हुआ था, में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बात करें कथन फर्स्ट की। कथन फर्स्ट, प्रस्तावना प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यह कथन सत्य है। उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तावना आधारित है और इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में से पेश किया था। बात करें संविधान सभा की फर्स्ट बैठक की। प्रथम बैठक यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक आयोजित की गई थी। दूसरी बैठक आयोजित की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। यह कथन सत्य है। कथन सेकंड है, प्रस्तावना में दिए गए न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, जो कि आदर्शों प्रस्तावना में दिए गए न्याय के आदर्शों को 1779 की फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। यह कथन असत्य है। इसे न्याय के आदर्शों को न्याय के आदर्शों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था, ना कि फ्रांसीसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 में हुई थी, इसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को लिया गया था, न कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। यह कथन गलत हो जाएगा। कथन थर्ड है, बेरूवारी यूनियन मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। यह भी कथन गलत है। बेरूवारी यूनियन मामले में
इनरी इनरू बेरीवारी मामले में यह कहा गया था, संविधान ने यह व्यवस्था की थी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। इनरी बेरुआरी यूनियन मामले में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि केशवानंद भारती मामले में केशवानंद भारती मामले में केशवानंद भारती मामले में जो कि 1973 में हुआ था, 1973 में, यह बहुत ही प्रसिद्ध फेमस क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था। यह 1973 में हुआ था। इसमें निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, कथन सेकंड और थर्ड गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण दिया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की अभिव्यक्ति को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कथन सेकंड है मेनका गांधी मामले जो कि 1978 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार केवल प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ ही नहीं बल्कि विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध है। सही विकल्प चुनिए। बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 में। कथन फर्स्ट है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अभिव्यक्ति को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह ऑप्शन गलत है। यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह अमेरिकी संविधान से नहीं बल्कि जापानी संविधान से ली गई है, जापान के संविधान से ली गई है। यह अमेरिका के संविधान से नहीं बल्कि जापान के संविधान से ली गई है। कथन फर्स्ट गलत हो जाएगा। कथन सेकंड देखते हैं मेनका गांधी मामले 1978 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार केवल प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ ही नहीं बल्कि विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध है। यह कथन सत्य है। मेनका गांधी मामला जो कि 1978 में हुआ था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, यह अधिकार केवल प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ ही नहीं बल्कि विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी हो सकता है। बात करें अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है और अमेरिका के संविधान से कानून की उचित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। कानून की उचित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। सही आंसर हो जाएगा केवल सेकंड कथन सत्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन देश के शासन में ये मूलभूत हैं। कथन सेकंड है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया है। कथन थर्ड है गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों
पर पूर्णतः हावी रहेंगी। बात करते हैं कथन फर्स्ट की। नीति निर्देशक सिद्धांत यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन देश के संविधान में ये मूलभूत हैं, देश के शासन में यह मूलभूत हैं। यह कथन सत्य है। कथन सेकंड है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए को जोड़ा गया था। यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों पर पूर्णतः हावी रहेंगे। यह कथन असत्य है। चलिए देखते हैं व्याख्या इसकी। गोलकनाथ मामला जो कि 1967 में हुआ था, इसमें न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। बाद में मिनर्वा मिल्स मामले जो कि 1980 में हुआ था, यह भी फैक्ट आपको याद रखनी है कि मिनर्वा मिल्स मामला कब हुआ था, गोलकनाथ मामला कब हुआ था। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित इलेक्टेड और नामांकित नॉमिनेटेड दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कथन सेकंड है राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य मतदान कर सकते हैं। कथन थर्ड है पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होती हैं। बात करें कथन फर्स्ट की, भारत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। यह कथन गलत है। इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। कथन सेकंड है राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य मतदान कर सकते हैं। यह कथन सत्य है। मनोनीत सदस्य इसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। कथन थर्ड है पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। यह कथन गलत है। पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभाओं के इसमें निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड कथन सत्य है। राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। 70वें संविधान संशोधन द्वारा 70वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1992 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल हो सकते हैं। निर्वाचित सदस्य शामिल हो सकते हैं। यह 70वें संविधान संशोधन 1992 में इसका प्रावधान दिया गया था। सही आंसर है केवल बी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। कथन सेकंड है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, यह केवल सिफारिशें कर सकती है। कथन थर्ड है यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट धन विधेयक केवल
लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह कथन सत्य है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कथन सेकंड है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, यह केवल सिफारिशें कर सकती है। यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई धन विधेयक विधेयक है या नहीं, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। यह कथन गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश होता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और इसमें कोई संशोधन या इसे खारिज नहीं कर सकती। बात है धन विधेयक के पेश करने की, तो यह अनुच्छेद 109 के तहत केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसमें राज्यसभा में से 14 दिनों तक रखा जा सकता है। यह लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में जाती है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। इसमें कोई संशोधन या इसे खारिज नहीं कर सकती। कथन थर्ड की बात करें, अनुच्छेद 110(3) के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होता है, न कि राष्ट्रपति के पास। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेख कई अनुच्छेदों में किया गया है। कथन सेकंड है, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य घोषित की जा सकती हैं। कथन फर्स्ट है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेख कई अनुच्छेदों में किया गया है। यह कथन गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख संविधान की में कहीं भी नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं किया गया है। कथन सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य घोषित की जा सकती हैं। यह कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों के तहत विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, बैंकिंग, बीमा और रक्षा समवर्ती सूची के विषय है। कथन सेकंड है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। कथन थर्ड, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास सुरक्षित रखी गई हैं। बात करें कथन फर्स्ट की, बीमा बैंकिंग, बीमा और रक्षा ये समवर्ती सूची के विषय है। यह कथन गलत है। यह संघ सूची के विषय है। संघ सूची के विषय है। कथन सेकंड है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। यह कथन सत्य है। समवर्ती सूची देखिए, संविधान में तीन प्रकार की सूचियां दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या क्या रहता है, इसका फैसला या कोई नियम बनाना होता है, तो इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप अहम होता है, प्रभावशाली प्रभाव होता है केंद्र सरकार का अधिकतम। राज्य सूची में राज्य और केंद्र दोनों निर्णय लेते हैं। समवर्ती सूची में भी राज्य और केंद्र, राज्य प्लस केंद्र फैसला लेते हैं और इसमें टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। कथन सेकंड सही है। अवशिष्ट शक्तियां जो कि राज्यों के पास सुरक्षित रखी गई, यह कथन गलत है।
अवशिष्ट शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं होती हैं, ये संघ सूची के अंतर्गत रखी जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा केवल सेकंड कथन सत्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। कथन सेकंड है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके 0 होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। कथन थर्ड है, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाए। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। यह कथन सत्य है। बात करें कथन सेकंड की, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड है, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे वापस न ले लिया जाए। यह भी कथन सत्य है। भारत में भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। भारत के किसी भी राज्य में सुचारू रूप से शासन न चलाने पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। वित्तीय आपातकाल, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है और अब तक वित्तीय आपात भारत में एक भी बार नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपात 1965, 1971 और 1975, 3 बार भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कथन सेकंड है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। कथन थर्ड है, चुनाव आयोग राज्यों में होने वाली पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का भी संचालन करता है। कथन फर्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह कथन सत्य है। अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें तय करते हैं। चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें तय करते हैं अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति। फर्स्ट कथन सत्य है। कथन सेकंड है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से उसी रीत से हटाया जा सकता है, उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। यह भी कथन सत्य है। कथन थर्ड है, चुनाव आयोग राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का भी संचालन करता है। यह कथन गलत है। भारत का चुनाव आयोग केवल संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराई जाती है। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड सही है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस अधिनियम के ने संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल है। कथन सेकंड है, अधिनियम के तहत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय 3 टियर पंचायती राज प्रणाली अनिवार्य है, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी हो। कथन थर्ड है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों के कम से कम 1/3 आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। कथन फर्स्ट, इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल है। यह कथन सत्य है। कथन सेकंड, अधिनियम के तहत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय 3 टियर पंचायती राज प्रणाली अनिवार्य है, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी हो। यह कथन गलत है। इस अधिनियम के अनुसार राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठन करने की छूट दी गई है। यहाँ केवल द्विस्तरीय प्रणाली लागू होती है। द्विस्तरीय प्रणाली लागू होती है। कथन थर्ड है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों की कम से कम 1/3 आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। यह भी कथन सत्य है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। कथन फर्स्ट और थर्ड सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। बात करें पंचायतों में, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी 1957 में। 1957 में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बात करें, द्विस्तरीय यह अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में नागौर राजस्थान से हुई थी। नागौर राजस्थान से आंसर है ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड कथन सत्य है।